कैल्सिनेशन वगैरह ना, कार्बन कार्बन रिडक्शन कराते हैं SnO2 का, है ना, SnO2 का कार्बन रिडक्शन कराएंगे, कैल्सिनेशन वगैरह भी कराएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आप लोग करते हैं एक्सरसाइज 1 का पार्ट सेकंड में सेक्शन ए है। बोलो भाई A1 A2 A3 में वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो आ रही है यार। A2, हाँ तो A2 में तो बता रखा है ना यार कि थर्मल सबका डिकम्पोजिशन पता है, पहले वाले से अमोनिया बनेगा, दूसरे वाले से N2O बनेगा, तीसरे वाले से NO2 बनेगा, जो लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला है कौन सा, NH4NO2, इसके डिकम्पोजिशन से N2 बनेगा। हाँ बहुत बार लिखा है मैंने बोर्ड पे इस रिएक्शन को। A3, इन द मॉडर्न प्रोसेस विच फास्फोरस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, फॉस्फेराइड का सैंड और कोक के साथ रिएक्शन कराते हैं ना SiO2 के साथ, ये नहीं बताया था क्या? ये बताया तो होगा यार। CA3PO4 होल ट्वाइस ये होता है ना, CA3PO4 होल ट्वाइस होता है, और इसका रिएक्शन किससे कराते हैं? इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग SiO2 से, सैंड से, सिलिका से कराते हैं ना, और उसके बाद इसका रिएक्शन जो है ना सिलिका से कराएंगे, 3SiO2 से करा देंगे, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा 3CaSiO 3 + P2O5, फिर P2O5 का कार्बन रिडक्शन करा दो, है ना, 10C करा दो कार्बन से, है ना, ठीक है। तो जब कार्बन से रिएक्शन करा दोगे तो क्या करेगा कोक, क्या करेगा कोक, कार्बन ऑक्सीजन हटा लेगा ऐसे करके, और ये क्या हो जाएगा, P4 सॉलिड हो जाएगा, ये बन जाएगा व्हाइट फास्फोरस। एक्सप्लेन करने का तरीका क्या है कि ये जो होगा, ये 3 कैल्शियम दिख रहे हैं आपको, तो इसको आप क्या लिख लो, 3 कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको क्या लिख लो, P2O5। अब ये 3 जो कैल्शियम ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर का है, अपने को पता है, ये एसिडिक नेचर का है, अपने को ये मालूम है। इन दोनों के बीच रिएक्शन हो जाएगी 3SiO2, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ये मिलके बना लेंगे 3CaSiO3, जो आपको यहाँ दिख रहा है। P2O5 का कार्बन रिडक्शन करा देना, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। जिसको वॉइस नहीं आ रहा है वो दोबारा ज्वाइन कर ले, है ना, हो सकता है उसकी वजह से आ जाए, है ना, साइन आउट करके दोबारा आ जाओ। A3 के बाद हो गया, है ना, A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3 हो गया। B3 में क्या होगा कि बाकी तो सब ठीक है, जो डी ऑप्शन है उसमें कहा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रॉन गेन, तो इलेक्ट्रॉन एक तो गेन नहीं हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन एक तो गेन नहीं हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन में सब पे प्लस चार्ज है, तो नाइट्रोजन ने क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, और रिलीज करने के बाद क्या किया, अपना ऑक्टेट पूरा किया है, समझे, ठीक है। तो इसलिए आपका डी आंसर को इनकरेक्ट माना गया है B3 में। ओके, B2 का किसने पूछा? B2 में भी बेसिकली क्या है कि जो रोम्बिक सल्फर होगा वो रूम टेम्परेचर पे जो स्टेबल होता है, वो रूम टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर ही होता है, और ये 95.5 डिग्री सेल्सियस इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहां पे किसमें कन्वर्ट होता है, जहां पे मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट होता है। तो रूम टेम्प मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाके क्या होता है, जाके मोनोक्लिनिक में बनता है। रूम टेम्परेचर पे तो ना, रूम टेम्परेचर में तो क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे केवल और केवल क्या होता है, बोलो, हाँ, रोम्बिक सल्फर ही रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। B6 में सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो बॉन्ड ऑर्डर से कनेक्टेड है, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर देख लेना चाहिए, है ना, आपको बॉन्ड ऑर्डर देख लेना चाहिए, उसके हिसाब से आप क्या करोगे, क्वेश्चन कर लोगे, है ना, बॉन्ड ऑर्डर जो है ना वो देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पर द करेक्ट जो SO3 बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर B6 है। तो B6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, उसमें
SO3 होगा, तो SO3 क्या करेगा, तो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 2 आएगा। फिर एक एक आपके पास है SO4 2 नेगेटिव, तो SO4 2 नेगेटिव में किस तरीके से करोगे, ये सिचुएशन है, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा इस तरीके से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको बताया गया, सबको पता है ना, 1+π/σ बॉन्ड, ये सबको पता है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1+π बॉन्ड कितने, 2, सिग्मा कितने, 4, तो कितना हो जाएगा बोलो, 1.5 हो जाएगा। हाँ, इसके बाद जो है ना वो है आपका H2O6 है 2 नेगेटिव, तो H2O6 2 नेगेटिव में क्या होगा, सल्फर सल्फर बॉन्ड होंगे इस तरीके से, तो दिख रहा होगा कि आपको ऐसे बना लेना चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो केवल यहां जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट इसमें जा सकता है, ये वाले बॉन्ड में क्या होगा, ये सल्फर सल्फर बॉन्ड में ट्रांसफर नहीं होगा कॉन्जुगेशन, है ना, ये ट्रांसफर नहीं होगा कॉन्जुगेशन, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1+π/σ बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, 2, सिग्मा कितने लिखोगे, 3, 4 नहीं लिखोगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाला सिग्मा बॉन्ड आप काउंट मत करना यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन पहुंच नहीं रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस पहुंच नहीं रहा है, जिसमें रेजोनेंस पहुंचेगा वहीं पर जाके क्या होगा इस तरीके से, तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.66, इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल इन तीनों से ही आपको काम जो है ना वो चल जाता है, इन्हीं तीनों से आपका काम चल जाएगा। तो 3 का निकाल लिया, बहुत है, इतना ऑब्जेक्टिव में टाइम दे दिया आपने। तो SO3 का हाईएस्ट होगा, SO3 का हाईएस्ट होगा, है ना, और SO3 का जब हाईएस्ट होगा तो क्या होगा, ये 2 होगा, उसके पीछे 1.66 होगा, उसके पीछे 1 पॉइंट ये हो जाएगा, ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। B7, which of the following bonds has the highest energy, है ना, which of the following bonds have highest energy, तो हाईएस्ट एनर्जी के लिए बेसिकली B7 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, B7 नंबर क्वेश्चन में आपने ये रिलेशनशिप तो देखा होगा, हम लोग इस रिलेशनशिप से एग्री करते हैं कि इस तरीके से होगा, बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये तो होता है ना, ठीक है, ये होता है, समझ में आया। अब इसमें क्या रहेगा, इसके केस में कि अगर हम बॉन्ड लेंथ का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, तो सल्फर सल्फर उससे बड़ा होगा, सेलेनियम सेलेनियम उससे बड़ा होगा, और टेलुरियम टेलुरियम वाला बॉन्ड लेंथ इससे बड़ा होगा। तो जो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है उसके विपरीत, उसके अपोजिट में क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इस तरीके से आएगा, ये आना चाहिए, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस शुड बी द ऑर्डर, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट दिस शुड बी द ऑर्डर, बट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे लोन पर रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, छोटे एटम है, यहाँ पे लोन पर रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, और उस लोन पर रिपल्शन से क्या होगा, यहां से यहां पहुंच जाओगे, ऐसे उल्टा कम हो जाता है, और ये आगे आ जाता है, ये इधर आ जाता है, तो इस तरीके से क्या होगा, एस एस बॉन्ड आगे आ जाएगा, ओ बॉन्ड आ जाएगा, ये ऑर्डर वास्तव में रिटर्न होता है, तो ट्रू ऑर्डर होता है वो इस तरीके से ये निकल के आता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो सल्फर सल्फर का हाईएस्ट आएगा। जैसे कि हो सकता है आपको कभी केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में VSEPR थ्योरी के एग्जांपल्स में हो सकता है ये एग्जांपल कराया गया हो, कौन सा, ये वाला F2Cl2Br2 और I2 वाला, ये एग्जांपल कराया गया होगा, है ना, ये एग्जांपल कराया गया F2Cl2Br2 वाला, है ना, ये कराया गया है ना, इस तरीके से F2Cl2Br2 वाला जो एग्जांपल है ये आपको कराया गया होगा। अब इसकी, है ना, हाँ, तो Cl2 की क्या हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, और F2 की क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, कारण क्या बताया गया है ना, कारण क्या बताया गया है ना, इसका जो कारण है वो यही बताया गया है, क्योंकि वहां पे जो है ना, इस उसका जो कारण बताया गया वो यही बताया गया है कि यहाँ पे जो ये रहते हैं, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन रिपल्शन की वजह से कम हो जाता है, तो यहाँ तो बहुत कम हो जाता है यार, यहाँ तो बहुत कम हो जाता है, यहाँ तो Cl2 सबसे हाईएस्ट आता है बॉन्ड एनर्जी में, फिर Br2 आता है, और उसके बाद F2 आता है, उसके बाद I2 आता है, इतना कम हो जाता है फ्लोरीन का कि वो Br2 के ही पीछे चला जाता है ना, वो Br2 के ही पीछे चला जाता है लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। तो सेम आंसर यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, ध्यान कर लीजिए।
B7 हो गया, B8 तो आपने कर लिया होगा, B9, 9 में क्या था, हाइड्राइड ऑफ द 15 ग्रुप। दोनों तरीके से काम करेंगे हाइड्राइड जो होंगे 15th ग्रुप के, हाइड्राइड जो होते हैं दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ना, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होती है, तो वो एक्सेप्टर भी बन सकते हैं। वो एक्सेप्टर भी बन सकते हैं, जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया का तो टेंशन नहीं है, ये कैसे वर्क कर सकता है, ये ओनली ओनली लुईस बेस हो सकता है। लेकिन अगर हम PS3 की बात करें, PS3 है, ESS3 वगैरह हैं, तो इनके पास क्या है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये उसमें लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो लोन पेयर है तो ये लुईस बेस बन सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ये लुईस बेस बन सकते हैं। लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये क्या बन सकते हैं, ये लुईस एसिड भी बन सकते हैं, है ना। ये बैक बॉन्डिंग वगैरह करते हैं, लिगेंड की तरह जब ये काम करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में PS3, तो ये क्या करेगा, एज ए वो करेगा, ठीक है। इसमें आंसर 9th का आंसर जो होगा वो सी होना चाहिए, 15th ग्रुप में 9th का आंसर सी होना चाहिए, है ना। होमोलॉग का मतलब होता है सेम फैमिली के मेंबर, है ना, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, बनाने का मेथड सेम हो, है ना, उस तरीके से, और एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला सेम हो, इस तरीके से। हम्म 9th का आंसर बी दे रखा है क्या? 9th का आंसर दोनों तरीके से हो सकता है, लुईस एसिड और लुईस बेस दोनों हो सकता है। बी दिया हुआ है क्या? मेरे हिसाब से तो भाई जो PS3 है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ इसको नोट्स में वगैरह में, PS3 वगैरह जो है ना, ये लोन पर एक्सेप्टर भी है वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, है ना। सी कर लो आप आंसर, है ना। सी मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा आंसर सी होना चाहिए, बिकॉज वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से कुछ जगह पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एज ए लोन पेयर एक्सेप्टर भी वर्क करता है ना। अगर केवल NH3 से आंसर कर देगा तब तो समस्या है, अगर इससे ही कर दिया, ये तो ओनली लुईस बेस है, बाकी सारे दोनों काम करेंगे, दोनों काम करेंगे। और यार ये चीज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सीट में कहीं है, मतलब मुझे जहां तक इन्फॉर्मेशन है, अब मैंने अभी नया वाला सीट तो उतना नहीं देखा क्योंकि PDF के फॉर्म में था वो, ज्यादा पढ़ने में दिक्कत, वैसे तो पुराना वाला मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे यहाँ तक याद है कि PS3 दोनों में लिखा हुआ था कहीं पे लिगेंड की तरह, ठीक है। हम्म मोस्ट स्टेबल स्टेट कैसे देखते हैं, अलग अलग तरीके हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट देखने के। जो कोई भी एलिमेंट जो है ना, जितनी देर तक उस स्टेट में रह सकता है वो उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया आप लोगों ने, 10 हो गया, ठीक है, डन। ओके, नहीं अब दो ही सेक्शन करेंगे, 15 मिनट हो गए अपने, दो सेक्शन ही करेंगे आज। अब थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, है ना, 45 मिनट अपन पढ़ लेंगे। पाई बॉन्ड दो कैसे हुआ, कहां पे पाई बॉन्ड दो कैसे हुआ, कहां पर, अखिल कौन सा पाई बॉन्ड की बात कर रहे हो? क्या हुआ फार्मूले में, कौन से फार्मूले में? सल्फेट आयन के फार्मूले में दो पाई बॉन्ड तो था भाई। हाँ जी, निखिल और अखिल बोलो, करो अनम्यूट। एक मिनट रुको, मुझे सेटिंग बदलने दो। हाँ अब बोलो, बोलो निखिल। हाँ सर, आप सर वो फॉर्मूला बताया था ना सर, 1 हाँ प्लस पाई अपॉन सिग्मा, हाँ, हम लोग को थोड़ा सा अलग बताया सर। आप 5 मिनट सर उसको थोड़ा सा समझा दीजिए सर। तुम लोगों को क्या बताया गया है? सर मुझे क्या बताया गया, बोलो ना। सर वो बॉन्ड ऑर्डर का सर आपने बताया था 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा का फॉर्मूला, सर वो थोड़ा समझा दीजिए कैसे करना है सर हम लोगों को। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। अच्छा, वो तो बहुत सिंपल बात है। टोटल बॉन्ड ऑर्डर का जो फिजिकल मीनिंग है वो यही है कि बॉन्ड ऑर्डर का जो फिजिकल मीनिंग है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं बिटवीन द टू एटम, उसका फिजिकल मीनिंग है। लेकिन
आखिर कैलकुलेट कैसे करोगे बॉन्ड ऑर्डर, वो वाली बात है ना। कैलकुलेट कैसे करोगे वो वाली बात है। तो एक फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, और ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब सभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसी हो, इक्वल हो, all the RS have equal stability, then only we can apply this formula. Bond order is equal to 1 plus pi bonds upon sigma bonds. जैसे किसी ने कहा कि भाई NO2 माइनस आयन और NO3 माइनस आयन में बॉन्ड ऑर्डर बताओ या बॉन्ड लेंथ बताओ, है ना। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ किस टॉपिक में आता है ये वहां पे बताते हैं, है ना। एक तो एमओटी में बताते हैं, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस पे पढ़ाते हैं पाई बॉन्ड में। तो जैसे आपने क्या किया, इसका स्ट्रक्चर बनाया, स्ट्रक्चर बनाया तो आपने ऐसे बनाया, अपने को पता है कि हम यूं करके यूं घुमा देंगे तो इसके जो आरएस बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसके दोनों आरएस इक्वल हैं, देखो ध्यान से, दोनों इक्वल है। अगर एनर्जी की बात करें तो फर्स्ट और सेकेंड की एनर्जी सेम आएगी, बिल्कुल आइडेंटिकल है। वैसे ही नाइट्रेट आयन हो गया, तो नाइट्रेट आयन में क्या होगा, नाइट्रेट आयन के अंदर इस तरीके से रहता है, यूं ये रहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो लोन पेयर वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। फिर इसको यहां घुमा देंगे ऐसे करके, तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे ऐसे। हाँ, तो वो तीनों आपस में बराबर होंगे। तो लेकिन अगर आपको ये फील आ जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में क्या आएगा बॉन्ड ऑर्डर, इस वाले केस में आएगा 1 प्लस पाई बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर में, एक पाई बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। अब इसकी बात कर लो, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा क्या होगा, 1 प्लस पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1, सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 3, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 1.33। अब अपने को पता है कि यार बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, वो कम होती है, और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बोलो, वो बढ़ती है, ठीक है। तो अगर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए आए तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। सिमिलरली बॉन्ड एनर्जी आप कर सकते हो, है ना, इस तरीके से कर सकते हो। हाँ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन ऑल रेजोनेंट स्ट्रक्चर अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बिल्कुल इससे भी किया जा सकता है ना, इससे भी कर सकते हो। लेकिन इसमें जैसे आप उसमें क्या होगा, यहाँ पे कितने अपने आरएस बनाए हैं, 2 बनाए हैं, आप कोई एक बॉन्ड सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे क्या दिख रहा है, उसमें डबल बॉन्ड, यहाँ क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, ये देखो ये और ये। तो 2 एटम के बीच में यहाँ 2 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 2 प्लस 1, और टोटल आरएस कितने हो गए, 2। तो यहाँ भी 3/2 आएगा, 1.5 आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट टर्म में जो है ना, इसके आगे डिस्कस करूंगा, सेक्शन 15 मिनट डेली डिस्कशन होगा, तो आप लोग उसके हिसाब से आप लोग प्रिपेयर रहिए, है ना, उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर समझ में आ गया होगा, आ गया निखिल, समझ में आ गया? यस सर, आ गया, है ना, ऐसे यूज करो, थोड़ा और यूज करो, आ जाएगा समझ में ना, कर लो। और मैंने उसमें पढ़ाया हुआ है, अगर आपके पास वेबसाइट मेंबरशिप है तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस के लेक्चर देखना, वहां पे मैंने इसको और डिटेल में थोड़ा पढ़ाया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है ना, अगर आप मेरे उसमें देख रहे हो कुछ, है ना, तो आप वहां मैंने पढ़ाया हुआ है। काफी सारे एग्जाम्पल कराए हैं, 8-10 एग्जाम्पल कराए होंगे, तो उसमें देख लो, है ना। ओके, तो इस तरीके से ये काम हो गया, है ना। अब हम लोग बात करते हैं इसमें, पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पहुंच गए थे, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन पहुंच गए थे। पिछले क्लास का लास्ट हेडिंग क्या था निखिल, पैराडॉक्स वाला था ना, ठीक है, तो पैराडॉक्स वाला पढ़ा दिया था ना। ओके, स्टूडियो केमिस्ट्री के भी मैं क्या बता सकता हूँ, अभी तो इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आप लेक्चर ही देख लो मेरे, और क्या बता सकता हूँ, उससे कुछ हो जाए तो कर लो। और एक मैंने केमिस्ट्री की बुक का पीडीएफ दिया था, है ना, और वो बुक भी बहुत अच्छी है, उसकी अगर थ्योरी को अगर आप फॉलो करोगे तो धीमे धीमे जो कॉन्सेप्ट है वो बनता चला जाएगा, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है, आगे पढ़ो आप लोग, और वो है
इक्विवेलेंट वेट है ना, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो ई से डिनोट करते हैं, और ये किसके बराबर आता है, ये बराबर आता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। बुक का नाम तो नहीं याद आ रहा है, वो मैंने दे दिया था टेलीग्राम पे, कहो तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, है ना। यस सर, दोबारा कर दीजिए। हाँ दोबारा कर दूंगा तो पढ़ लेना। बेंजोइक एसिड का किया ऑक्सीडेशन नंबर, नहीं किया? कितनों ने किया था बेंजोइक एसिड के ऑक्सीडेशन नंबर, कर लिया? गूगल का पीडीएफ तो है लेकिन जा नहीं रहा है उसमें, पता नहीं है, कई सारे हैं बट वो ये ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढने के लिए टाइम नहीं मिलता, कितना इतना टाइम बैठ ही नहीं पाते कि पढ़े तो हैं बहुत सारे किताबों के पीडीएफ, है ना। कर लिया ना, ठीक है, गुड। हाँ वैलेंसी फैक्टर क्या होता है बताएंगे अभी आपको। ये क्या होगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, मॉलिक्यूलर वेट को एम से लिखते हैं, यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर लिखते हैं। कुछ लोग इस वैलेंसी फैक्टर को जो है ना, हो सकता है कभी किसी ने बोला हो आपकी क्लास में या पढ़ाया गया हो आपको पहले, एन फैक्टर भी कहते हैं, है ना। वैलेंसी फैक्टर कुछ लोग एन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बताया गया था क्या, वेरी गुड, है ना, तो वहां बताया गया होगा एन फैक्टर, है ना, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे आज इसमें, क्योंकि रेडॉक्स वाले टॉपिक में यही सब होता है, तो थोड़ा इसमें डिटेल में चले जाएंगे। वैलेंसी फैक्टर का यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा हुआ होगा, वहां पे बता दिया गया होगा, लेकिन यहाँ पे मैं डिटेल में चला जाऊंगा। तो इक्विवेलेंट वेट पे हम लोग जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट पर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर जो है ना, ये होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट और वैलेंसी फैक्टर में, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में आप जानते हैं, वैलेंसी फैक्टर के बारे में मैं समझा देता हूँ, तो आप आगे हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद आप दोबारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करना, तो और अच्छा हो जाएगा आपका, है ना। नाउ नेक्स्ट हेडिंग करते हैं और लिखते हैं कि वैलेंसी फैक्टर, मैं वैलेंसी फैक्टर ही बोलता हूँ, आप भले उसको एन फैक्टर समझो, लेकिन मैं वैलेंसी फैक्टर ही प्रोनाउंस करता हूँ। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, है ना। ठीक है, मीडियम एक्वस होना चाहिए, पानी होना जरूरी है, अगर पानी नहीं हुआ, है ना, ठीक है, अगर अगर वाटर नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको ये जो है ना, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है ना, वो आप नहीं लगाएंगे कहीं पर भी। विदाउट वाटर आप ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बैलेंसी फैक्टर का जो कैलकुलेशन है वो क्या होगा, वो जो है ना, वो का वो यूज होता है, वो आपका केवल एक्वस मीडियम में यूज होता है, ठीक है। चलिए नाउ हम लोग बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड्स का, लेकिन किस में, नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस में। नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस में, तो नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में जो वैलेंसी फैक्टर आता है एसिड का, वो होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। कहाँ पे रिप्लेस होंगे, वाटर में रिप्लेस होंगे, हवा में तो नहीं होंगे। पानी मिलाना, पानी मिलाने के बाद कोई एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, रिप्लेस करता है, वो उसका क्या बन जाता है, वो उसका वैलेंसी फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो जैसे HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है, H3PO3 है। इसको वाटर में डिजोल्व करोगे, यू विल गेट द वैलेंसी H प्लस आयन 1, यहाँ बनोगे तो 2 मिलेंगे।
यहाँ करोगे तो 3 मिलेंगे, और यहाँ कितने आएंगे बोलो? H3PO3 में कितने H+ आयन रिलीज होते हैं? H3PO3 में कितने H+ आयन रिलीज होते हैं? 2 होते हैं, है ना? गुड, तो 2 होंगे, ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि एक H एटम क्या होता है, फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, और फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड होने की वजह से क्या होगा, फास्फोरस से डायरेक्टली बॉन्डेड होने की वजह से क्या होता है, वो वाटर में आयनाइज नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो पानी में आयनाइज नहीं होता है, वरना CH4 जैसा पार्टिकल वाटर में जाके 4 H+ आयन देता, बट ऐसा होता नहीं है ना? ऐसा होता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर भी जो पीएच बॉन्ड होता है, यहाँ पर भी जो पीएच बॉन्ड होता है वो वाटर में आयनाइज नहीं होता है, केवल जो OH बॉन्ड होता है वो आयनाइज होता है। आपको आपकी एसिड बेस थ्योरी में पढ़ाया गया होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जितना ज्यादा इस H एटम पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, उतना ही आसानी से ये वाटर में क्या होगा, आयनाइज होगा, उतनी ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ये सब होता है, क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा बोलो? m/1। इसका कितना आएगा? इसका आएगा m/2। इसका कितना आएगा? m/3। इसका कितना आएगा? m/2। So this way you can calculate the valency factor and equivalent weight of acid in case of non-reacting condition. मैंने ब्रैकेट में नॉन रिएक्टिंग कंडीशन क्यों लिखा हुआ है इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, आप इसे नोट कीजिए, है ना? नाउ नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं और दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा, वो है वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, वैलेंसी फैक्टर फॉर बेस। बेस के लिए अगर बात करें तो बेस के लिए अगर बात करोगे तो यहां पर भी मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन। ठीक है, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन की बात मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, है ना? ओके, तो नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में क्या था, जैसे आपने यहाँ देखा था नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन था, वहां पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आप बेस की बात करोगे तो OH आयन क्या होगा, तो बेस को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन इन वाटर, ठीक है, इस तरीके से होगा। नाउ अब इसमें NaOH होगा, KOH होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा, इस तरीके से रहेगा। सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे? ये डेल्टा पॉजिटिव लिखा हुआ है, डेल्टा पॉजिटिव। संकल्प यही पूछ रहे हो क्या? ये डेल्टा पॉजिटिव लिखा हुआ है, संकल्प गुप्ता। ये तो ई जो इक्विवेलेंट वेट है, ई जो लिखा हुआ इक्विवेलेंट वेट लिखा है, ई फॉर इक्विवेलेंट वेट है ना, ई फॉर इक्विवेलेंट वेट है ना, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे यू विल गेट 1 OH आयन, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे यू विल गेट 1 OH आयन, इसको डिसॉल्व करोगे यू विल गेट 2 OH आयन। So the equivalent weight become m/1, equivalent weight become m/1, equivalent weight become m/2। ठीक है, बनाया गया है। रिडॉक्स जो टॉपिक है ना, रिडॉक्स जो रिएक्शंस हैं या जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं वो एक्वस मीडियम की ही है ना, वो एक्वस मीडियम की ही है, इसीलिए हम लोग जो है ना इसे करेंगे, है ना। अब मैंने पूछा व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट, बिल्कुल बताऊंगा। अब थोड़ा सा मैं बना लूं, है ना, बेसिक बना लूं, है ना, फिर मैं अभी आपने जैसे सेक्शन बी देखा था, सेक्शन बी में जितने भी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन बी में जो स्ट्रक्चर्स थे सल्फर वाले, वो मैं आखिरी क्लास में पढ़ा पाया हूँ पी ब्लॉक में। तो अब मैं कैसे डिस्कस कर पाता सीट को, इसलिए, है ना, ऐसे ही, इसलिए क्या है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं जैसे जैसे वहां तक पहुंचूंगा आपके सारे सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अब आप सीट डिस्कस करते हो तो कहीं ना कहीं आपको चीजें पहले से पता होती है ना, उस तरीके से, है ना। जिनको मेंबरशिप लेना है वो वेबसाइट का मेंबरशिप लें, वो ज्यादा बेटर है, बिकॉज वेबसाइट पे कंटेंट अभी ज्यादा है ना। मोबाइल ऐप पे ज्यादा फोकस कम कर पाता हूँ और वो मोबाइल पे ही दिखेगा, तो उससे अच्छा है कि वेबसाइट वाला एटलीस्ट आपके कंप्यूटर पे तो विजिबल होगा।
मोबाइल ऐप का कंटेंट केवल और केवल मोबाइल पर ही देखा जा सकता है बस, और वेबसाइट वाला कंटेंट दोनों तरफ देखा जा सकता है, मोबाइल पे भी चलेगी वेबसाइट और कंप्यूटर पे भी चलेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग करते हैं, थर्ड वाला। तो अभी हम लोग बार बार क्या लिख रहे थे, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन लिख रहे थे। अब हम लोग एसिड और बेस को क्या करेंगे, है ना, ठीक है। एसिड और बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो एसिड बेस को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, है ना। लेकिन हम सॉल्ट पे ना जाके हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन, वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन फॉर एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो हमारा जैसे HCl है और NaOH को आपस में रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बनेगा। अब आपसे कहा जाए इस रिएक्शन में HCl का और NaOH का वैलेंसी फैक्टर बताओ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसिड बेस रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। आपको क्या करना है, HCl में H+ आयन पहले देखने कितने हैं और HCl में H+ आयन बाद में देखने कितने हैं, है ना। तो पहले और बाद में दोनों में देखने के बाद क्या करोगे, उससे आप डिसाइड कर लेना कि क्या आपको आगे करना होगा इसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो HCl को आप देखिए, HCl के पास H+ आयन पहले कितने थे, एक H+ आयन था, लेकिन जब आप यहां देखते हो तो Cl के बगल से H+ आयन गायब हो गया। तो इसका मतलब HCl का एक H+ आयन क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। इसलिए यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा इसका, बोलो, वो आएगा 1। ऐसे ही NaOH का है, NaOH के पास एक OH आयन यहाँ दिख रहा है, Na के पास OH लगा दिख रहा है, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं दिख रहा, वहां तो Cl लग गया, यानी कि OH आयन रिप्लेस हुआ है। तो OH आयन जब रिप्लेस हुआ है तो इसका और एक ही हुआ है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा। और वैलेंसी फैक्टर जो डिफाइन होता है वो पर एटम या पर आयन, मतलब एक पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, एक पर पार्टिकल ही डिफाइन होता है। तो अब आप कहोगे सर HCl का तो पहले भी 1 था और NaOH का पहले भी 1 था, अभी नया क्या हुआ रिएक्शन में। यहाँ क्योंकि 1-1 था इसलिए कोई चीज नई नहीं आई है ना, यहाँ पे 1-1 था, यहाँ पे 1-1 था इसलिए कोई चीज नई नहीं आई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये करें, मतलब एक दूसरा रिएक्शन आपको देंगे तो आ जाएगा, कैसे आ जाएगा देखो। ये पहला एग्जाम्पल था, अभी मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं। H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं लेकिन 1 मोल NaOH से ही कराते हैं, है ना। तो ये पहुंचता है NaHSO4 में और H2O में। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस रिएक्शन को आप देखो और मुझे आप बताएंगे कि H2SO4 में रिएक्शन से पहले कितने H+ आयन थे, 2, और रिएक्शन के बाद कितने हैं, 1। 2 थे यहाँ पे H2SO4 में, लेकिन एक अभी मेंटेन है, देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला दिख रहा है, एक मेंटेन है। तो रिप्लेस कितना हुआ है, रिप्लेस कितना हुआ, एक ही रिप्लेस हुआ है, इसलिए यहाँ जो वैलेंसी फैक्टर आएगा कितना आएगा, बोलो, वो 1 आएगा। और यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो क्या आएगा, वो m/1 आएगा। m/1 का मतलब 98/1 आएगा। और अगर मैं ऐसे ही पूछ लेता बिना किसी रिएक्शन के, बिना कुछ ऐसे, और मैं डायरेक्टली पूछता कि भाई मेरे पास H2SO4 है, इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो आप क्या बताते हैं, m/ कितना बताते हैं। तो H2SO4 का m/ कितना बताते हैं, बोलो, 2 बताते हैं। तो दैट बिकम 98 डिवाइड बाई 2, दैट बिकम 49। सो दिस इज द डिफरेंस, ये एक डिफरेंस है, बात समझ में आ रही, ये डिफरेंस है किस चीज का, रिएक्टिंग कंडीशन का और नॉन रिएक्टिंग कंडीशन का। नॉन रिएक्टिंग कंडीशन को कैसे ट्रीट करना है और रिएक्टिंग कंडीशन को कैसे ट्रीट करना है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक रिएक्शन आपको और लिख के दिखाता हूँ, एक रिएक्शन में आपको और लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि अच्छा, इसमें NaOH का कितना आएगा, वो तो एक ही रिप्लेस हुआ है ना, एक हुआ है, इस तरीके से। एक रिएक्शन में आपको और लिख के दिखा रहा हूं, और वो रिएक्शन है यहाँ पे, और वो रिएक्शन है कि H2SO4 का रिएक्शन मैं करा रहा हूं, लेकिन मैं 2 NaOH से करा रहा हूं, और मुझे मिलेगा Na2SO4 प्लस 2H2O, ठीक है। तो H2SO4 में कितने, H2SO4 में, है ना, किस H2SO4 में कितने H+ आयन थे,
रिएक्शन से पहले कितने H+ आयन थे? 2, और रिएक्शन के बाद कितने बचे? 0। तो कितने रिप्लेस हो गए? कितने रिप्लेस हो गए? 2। तो ये 2 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा बोलो? m/2 आ जाएगा। m/2 आ जाएगा। और व्हाट अबाउट NaOH? व्हाट अबाउट NaOH? NaOH कितना आएगा? NaOH का तो 1 ही आएगा, लेकिन NaOH में 2 मल्टीप्लाइड कर रखा है, उसका क्या? NaOH में जो 2 मल्टीप्लाइड है उसका क्या? वो तो मोल है। यस, वो तो मोल है। बैलेंसिंग फैक्टर में इस वाले, ये तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है, इससे इस कोफिशिएंट का कोई मीनिंग नहीं है। हमें तो पर NaOH देखना, एक NaOH से कितना गया। तो एक NaOH से तो एक OH आयन ही गया, 2 से 2 गए हैं, तो एक से एक ही गएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? m/1 आ जाएगा। तो काफी अच्छा, ठीक है, काफी लोगों को पता भी है, काफी अच्छा नॉलेज है, ठीक है, डन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ठीक है, कर लो आप इसको। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, हाँ बिल्कुल, पर पार्टिकल होती है, इंटेंसिव कह सकते हैं आप, है ना, बिल्कुल कह सकते हैं, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। गुड। तो ये तो हो गया कंप्लीट, है ना। आगे बढ़े इससे, है ना, थोड़ा सा और आगे एक दो प्रॉपर्टी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ये नोट हो गया होगा आप लोगों का। चलिए नाउ कुछ वीक एसिड के एग्जांपल ले लेते हैं। भाई एसिड बेस रिएक्शन, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड की हो चाहे वो वीक एसिड की हो, वो होती कंप्लीट है, ये आपको पता है, वो 100% कंप्लीट होती है। एसिड बेस रिएक्शन चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में हो या वो वीक एसिड की हो, होती तो कंप्लीट ही है ना। अगर कोई कहता है सर मेरे को CH3COOH का बता दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही आएगा, सेम ही आएगा भाई, CH3COO Na+H2 आएगा। यहाँ पे एक H+ आयन था, वो पूरा पूरा रिप्लेस हो गया, देखो ये Na आ गया यहाँ पे, सो बैलेंसिंग फैक्टर बिकम 1, इसका भी 1 आएगा। ऐसे ही आपको याद होगा एक H3PO4 सब्सटेंस होता है, इट्स अ ट्राई बेसिक एसिड, एक एक करके डिसोसिएट होता है। तो अगर मैं इसके 1 मोल को NaOH के 1 मोल से अगर रिएक्ट करा देता हूं, तो ये तुमको बना के देगा NaH2PO4 + H2O, समझे। और अगर ये हमको H3PO4 के 1 मोल का रिएक्शन NaOH के 2 मोल से करा देते हैं, you will get Na2HPO4 + 2H2O। तो ये हो जाएगा Na3PO4 + 3H2O, ये 1 मोल होगा, ये 3 मोल होगा। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं सभी लोग कि H3PO4 के क्या क्या वैलेंसी फैक्टर आ रहे हैं, पहली रिएक्शन में, दूसरी रिएक्शन में, तीसरी रिएक्शन में। पहली रिएक्शन में कितने रिप्लेस हुए, दूसरी में कितने रिप्लेस हुए, और तीसरी में कितने रिप्लेस हुए। इट इज 1 2 3, है ना। तो सबको आया समझ में। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो? 1, बिकॉज 3 में से 2 मेंटेन, एक ही खत्म हुआ है, तो ये आ गया। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3 में से 1 बचा है, 2 खत्म हुए हैं, तो 2 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे 3 में से तीनों खत्म हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 आ जाएगा। बट अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH का सब जगह 1 आएगा, क्या आएगा? ठीक है, डन डना डन, बोलो सबको समझ में आ गया अच्छे से। तो एसिड बेस कंपाउंड का आपको रिएक्टिंग कंडीशन में और नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में दोनों में कंप्लीट है सब लोगों का। अब एसिड बेस के पर जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा पार्ट और है हमारा, वो है आयंस का वैलेंसी फैक्टर। तो आयंस का भी वैलेंसी फैक्टर कर लेते हैं। क्या हो गया ओप्पो जी, बताइए। हाँ क्या हो गया?
अर्पित अनम्यूट कर लो। हेलो सर। सर हाँ बोलो। सर मुझे एनएओएच का समझ में नहीं आया। एनओएच का वैलेंसी फैक्टर पहले कॉपी में लिखो, पर पार्टिकल होगा, है ना। यस सर। तो एनओएच के पास, एक एनओएच के पास कितने OH आयन है? एक है। एक ही है। तो यहाँ पे सर जो सेकेंड रिएक्शन है उसमें 2 NaOH है, तो 2 NaOH से कितने OH आयन निकल सकते हैं? दो निकलेंगे। दो दो है एक सर। का, एक का एक। तो एक ही आएगा वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, पर पार्टिकल होगा। माइक बंद कर लो, है ना। यस सर। ठीक है। और ओप्पो A1K, क्या नाम है आपका, बताइए। हाँ, मोल पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी ने अभी बहुत अच्छा लिखा था कि सर इंटेंसिव माल, बिल्कुल इंटेंसिव, मोल पे, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। मोल पे डिपेंड नहीं करता है ना, मोल पे डिपेंड नहीं करता, स्पीसीज का होता है, उस कंपाउंड का होता है, पर्टिकुलर कंपाउंड का। हम NaOH का वैलेंसी फैक्टर पूछ रहे हैं, ना कि 2 NaOH का। आकाश मित्तल, हम NaOH का जानने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम 2 NaOH का जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो NaOH का तो हमेशा 1 ही आएगा, 2 NaOH का तो कुछ मतलब नहीं है। फिर कोई कहेगा 3 NaOH, कोई कहेगा 4 NaOH, तो हर बार बदलता जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, मिश्रा जी बोलिए। हेलो सर। हाँ जी सर, बोलो। सर मतलब अपन को बाई प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है ना, जैसे सर अगर जो हाइड्रोजन सर H3PO4 का वो पार्टिसिपेट करके NaH2PO4 बना रहा है और वापस से वो जो बाई प्रोडक्ट H2O बन रहा है, तो उससे उस पे पार्टिसिपेशन अपने को नहीं देखना ना। नहीं, उससे नहीं देखना, जो सब्सटेंस जिसका जो रिप्लेस हुआ उसके हिसाब से, क्या जाके बन गया उससे मतलब नहीं अभी। एसिड बेस रिएक्शन में सिंपली फोकस H+ आयन और OH आयन से होता है। सर कितने पार्टिसिपेट हो गए, कितने बच गए, वही वांट ऑफ फैक्टर हो गया। बस वही H+ आयन OH आयन पे फोकस करो, कितने कितने थे, कितने बच गए, है ना, कितने यस सर। पार्टिसिपेट कर गए, बस इन्हीं बातों पे ध्यान रखो, अपने आप आ जाया करेगा। व्हाट इज VF? VF फॉर मतलब वैलेंसी फैक्टर, है ना। V फॉर थैंक यू सर। वैलेंसी, F फॉर फैक्टर, ठीक है। जीरो नहीं होगा, जीरो वैलेंसी फैक्टर नहीं हो सकता है। नो नो, इट इज नॉट वांट ऑफ फैक्टर, है ना। नो, इट इज नॉट द वांट ऑफ फैक्टर हियर। वांट ऑफ फैक्टर यहाँ नहीं है ना, यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर नहीं है भाई, है ना, यहाँ पे कुछ और अलग सिंबल है, ठीक है। आगे बात समझ में। हाँ, वांट ऑफ फैक्टर नहीं है यहाँ पे। सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला वांट ऑफ फैक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ वैलेंसी फैक्टर पढ़ा रहा हूँ, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें। और हम लोग डिस्कशन लाते हैं, और वो डिस्कशन लाते हैं किसका? अब एसिड बेस रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट का ले आते हैं वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन। तो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन फॉर सॉल्ट्स, है ना, सॉल्ट्स का वैलेंसी फैक्टर लेके आते हैं, है ना। तो वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन जो सॉल्ट्स का होता है ना, वो कैसे होगा? तो सॉल्ट का भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिएक्टिंग कंडीशन और नॉन रिएक्टिंग कंडीशन पर काम करेंगे, है ना। रिएक्टिंग कंडीशन और नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में, हाँ, ये वैलेंसी फैक्टर ही है। B.F का मतलब वैलेंसी फैक्टर ही है। यहाँ पर भी दो सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते हैं, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन की बात हो रही है। नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में जो वैलेंसी फैक्टर का जो डेफिनेशन आप यहाँ पे कल बनेगा, वो है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। बिकॉज किसी भी पार्टिकल में क्या होगा, दोनों बराबर आता है, तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज में से किसी एक को काउंट कर लेना। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में से किसी एक को काउंट करना, दोनों इक्वल आएंगे, है ना, दोनों इक्वल आएंगे। और नेगेटिव वाले का भी आपको पॉजिटिव में ही लिखना, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू में नहीं हो सकता, वरना आप इक्विवेलेंट वेट को नेगेटिव कर दोगे। हमको सबको पता है कि साइंस में नेगेटिव वेट हम लोग नहीं लेते हैं ना, तो इक्विवेलेंट वेट जो है ना, इक्विवेलेंट मास जो है ना, नेगेटिव नहीं होगा, तो वैलेंसी फैक्टर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया FeSO4,
ठीक है, जैसे हमने लिया Fe2SO4 होल थ्राइस, जैसे हमने लिया FeSO4.7H2O, जैसे हमने लिया K2SO4, है ना, इसको आएगा नहीं है यहाँ पे फॉर्मूला। ओके, तो जैसे हमने लिया Na3PO4 इस तरीके से, और हमने लिया Fe2SO, द फेमस एग्जांपल इज पोटास एलम का K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, है ना, इस तरीके से। अभी क्या करना है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दो, है ना, FeSO4 को, तो क्या क्या बना के देगा, है ना, क्या क्या बना के देगा, पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो क्या बना देगा आपको, बना देगा Fe2 प्लस आयन बना के दे देगा और सल्फेट आयन बना के दे देगा। तो इसके ऊपर 2 प्लस 2 माइनस है, 2 में से जो भी आप काउंट करना चाहो, जो भी आप काउंट करना चाहो, है ना, तो कितना आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर इसका, वो 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, Fe2SO4 होल थ्राइस में सल्फेट आयन कितने दिखाई दे रहे हैं, Fe2SO4 होल थ्राइस में सल्फेट आयन कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। एक सल्फेट आयन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक सल्फेट आयन पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है, -2, तो 3 सल्फेट आयन पे कितना होगा, -6। माइनस आपको लेना नहीं है, तो कितना वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, तो कितना वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा बोलो, 6 हो जाएगा। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बोलो, m/6 हो जाएगा। और डिटेल में जाते हो तो पानी में डिसॉल्व करा दो, तो वाटर में डिसॉल्व कराओगे तो यू विल गेट 2Fe3 प्लस और 3SO4 2 नेगेटिव, तो 2 3 जा 6 है, 3 2 जा 6 है, कोई भी ले लो। दोनों के केस में वैलेंसी फैक्टर कितना निकल के आ रहा है बोलो, 6 निकल के आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। नाउ अब बात बारी है इसकी, दैट सब्सटेंस कॉल्ड ग्रीन विट्रोल, पता है ना सब लोगों को ना, ग्रीन विट्रोल है ना। अब इसमें आयंस की बात करें तो इसको आप पानी में मिला दो, इसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो पानी है वो पानी में मिल जाएगा जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो। इसीलिए मैं बार बार एक्वस मीडियम की बात कर रहा हूँ, क्या भाई एक्वस मीडियम का ध्यान रखो। तो जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पानी में मिल जाएगा ये। तो वाटर के जो 7H+ आयन है, 7OH आयन है ना, उनको नहीं यूज करना है बैलेंसिंग फैक्टर में, ये पानी जो है ना पानी में मिल जाएगा। तुमको अल्टीमेटली जो आयंस क्रिएट करके देगा वो कौन कौन से देगा, वाटर में डिसॉल्व करने पर Fe2+ आयन देगा और SO4-2 देगा। इसलिए यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना निकल के आएगा बोलो, वो 2 निकल के आएगा। इसलिए बैलेंसिंग फैक्टर कितना निकल के आएगा बोलो, वो 2 निकल के आता है। आ रहा बात समझ में, है ना। अभी क्या होगा, अभी जब आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, है ना, तो इक्विवेलेंट वेट में क्या करना, Fe का मास आएगा, बिल्कुल आएगा, 56 आएगा। सल्फेट H2SO4 का 98 होता है ना, 2 कम कर दो तो सल्फेट का याद रहेगा हमेशा 96 होगा, H एटम कम कर दो। लेकिन भाई ऐसा नहीं है कि आपने 7H2O को चार्ज देखते समय काउंट नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मॉलिक्यूलर मास, जब आप इसका इक्विवेलेंट वेट लिखोगे तो m/2 लिखोगे, तो इस m में जो है ना आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मास काउंट करना है, समझे, वो तो काउंट करना है, मॉलिक्यूलर मास तो काउंट करना होगा, है ना। ठीक है, अगर नहीं काउंट किया तो पानी, जो पानी मिला था वो पानी फेर देगा क्वेश्चन में, ठीक है, वाटर जो वाटर मिला था वो पानी फेर देगा तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें अगर हम आए इस वाले केस में, तो इस वाले केस में जहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं था, तो यहाँ फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप ऐसे ही करोगे। इसको वाटर में डिसॉल्व करा लो, क्या बना के देगा बोलो, 3Na+ आयन और PO4 3- आयन, सो द वैलेंसी फैक्टर बिकम 3। ठीक है, पोटास एलम का देख लो, एलम का कितने सल्फेट आयन दिख रहे हैं एलम में,
हाउ मेनी सल्फेट आयन इज देयर इन एलम? 4 दिख रहे हैं, और एक पे कितना नेगेटिव चार्ज होता है? -2। तो 4 पे कितना नेगेटिव चार्ज होगा? -8। माइनस हटा दो, माइनस हटा दो, है ना? तो माइनस जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो? तो माइनस हटा दोगे तो क्या होगा? 8 आंसर आ जाएगा, बस हो गया आंसर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मत देखिएगा, तो इसका वैलेंस सेक्टर 8 आ जाएगा। और पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? पोटेशियम पे 1 चार्ज होता है। कितने पोटेशियम है अपने पास? 2, तो 2 प्लस हो गया। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है? 3, तो 2 एल्युमिनियम कितना चार्ज हो गया? 6 प्लस हो गया। दोनों को जोड़ो, 2 प्लस और 6 प्लस को कितना हो गया? 8। वैसे भी 8 आ रहा है, कर लो। ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर जो है ना आपका सॉल्ट का होगा नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में। SO4 का मास 96 कैसे क्यों रखा? H2SO4 का आयुष कितना होता है? आयुष H2SO4 का कितना होता है? H2SO4 का 98 होता है, तो उसको 98 को में से 2 H हटा दोगे तो सल्फेट ही तो बचेगा। तो सल्फेट का 96 लिख दिया डायरेक्ट, समझे? ओके, क्या हो गया निखिल? सौरभ बोलो, अनम्यूट कर लो भाई, मैं तो दे दी परमिशन, ले लो अनम्यूट कर। सर हाँ, ये आपने लास्ट वाला कैसे बताया सर, एक बार और बता दीजिए। NH3 फर्स्ट ये वाला, मेथड से। ये नो सर, लास्ट वाला पोटेशियम। ये पोटेशियम वाला। यस सर। तो कितने पोटेशियम थे? 2 तो कितना प्लस चार्ज है? सर, +2 +2। और एल्युमिनियम कितने हैं? सर 2 2। और एक एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है? +3 तो 2 पे, 6 +6 तो टोटल पॉजिटिव चार्ज करो कितना आया? सर +8। सर ऐसे करेंगे कि और हम लोग ऐसा नहीं कर सकते सर कि इसमें सर इसमें पोटेशियम में K2SO4 का एक कंपाउंड मान ले और Al2SO3 का एक कंपाउंड मान ले। नहीं नहीं, ये तो पूरा ही कंपाउंड है ना, ये पूरा कंपाउंड है तो पूरा ही मानना पड़ेगा, है ना? ये पूरा कंपाउंड को है, पूरे कंपाउंड का ही निकाल रहे हैं। ये एक अलग कंपाउंड है, ये एक अलग एडिशन सॉल्ट कहलाते हैं, है ना? ये अलग अलग हैं दोनों, लेकिन यहाँ एज ए पोटास एलम, एज ए एलम तो ये कंप्लीट कंपाउंड है इस तरीके से। केशव ये क्या थर्ड कह रहा है वाला सर? आप एक मिनट रुको, हाँ रुको, कुछ मत बोलना। सर आपने पहले तो बताया था कि मोल से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पर आपने तो किया। मैंने कहा मल्टीप्लाई किया मोल से। मोल कब की बात की थी? जब मैं बात कर रहा था 1 NaOH 2 NaOH 3 NaOH की, जब मैं रिएक्शन की बात कर रहा था, तब मल्टीप्लाई मत करो। ये तो पूरा कंपाउंड, ये तो है ना यार, ये तो इसका इस कंपाउंड का पार्ट है ना, Al2SO4 बोलता है इस कंपाउंड का पार्ट है। ये 2 और ये 3 तो मल्टीप्लाई होंगे, है ना? इस तरीके से। अब कोई यहाँ पे कह दे कि FeSO4 का वैलेंसी फैक्टर 2 है या Fe2SO4 होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर 6 है। अब कोई कह दे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब सर इसका क्या होगा? अरे इसका भी 6 ही होगा, इसका भी 6 ही होगा। आ रही बात समझ में, है ना? ठीक है, इस तरीके से। हाँ, आप डाउट पूछ लो। सर, ये थर्ड वाला थोड़ा समझा दीजिए, FeSO4.7H2O। जो है ना, इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये 7 वाटर पार्टिकल पानी में चले जाएंगे, तो ये तुम्हें अफेक्ट नहीं करेंगे 4 पार्टिकल। बस हमें केवल Fe2+ और सल्फेट आयन से निकाल देना, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में आपको इसको ऐड करना होगा। ठीक है? ओके ओके। हाँ, और बताओ। MD नसीर इक्वल बोलो, इक्वल। हाँ, नेगेटिव चार्ज वाले को भी पॉजिटिव से ही करना है ना? अरे यार, अभी भी एलम का नहीं समझ में आया। किसको नहीं आया? कौन कह रहा है? मनीष, सल्फेट कितने हैं मनीष? माइक ऑन करो मनीष, माइक ऑन करो। सल्फेट कितने हैं? हाँ सर, सल्फेट कितने हैं? सल्फेट 3 है सर। 3? ये नहीं दिख रहा तुमको? एक यस सर, टोटल 4 है। और सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? नेगेटिव -2 4 पे कितना हो जाएगा? -8। हो गया आंसर बस। सर जो इसमें एक अलग है सर और 3 अलग है, सारे को कैलकुलेट करना है सर पूरे कंपाउंड में। ये पूरा कंपाउंड एक कंपाउंड माना जाता है ना, इस फिटकरी कहलाता है भाई। ये यस पूरा सर। एक कंपाउंड है, तो पूरे कंपाउंड का ही निकाल लो एक अकेले। अगर मैं ऐसा ही पूछ सकता है तुमसे कहीं पे कि Al2SO4 होल थ्राइस का बताओ, तो कितना बताओगे? अकेला इसी का पूछूंगा तो कितना बताओगे? 3 बताऊंगा सर। 6 आएगा। 6 सल्फेट पे कितना चार्ज है?
-2। यस सर, बैलेंस फैक्टर 6 आएगा। यहाँ पे होल था 6 आएगा। -2। यस सर। अरे वैलेंसी फैक्टर में ये क्या हो रहा है, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है ना, सब्सटेंस तो ये वाला है बेटा, सब्सटेंस तो FeSO4.7H2 है, बट इट विल नॉट क्रिएट चार्ज। 7 वाटर पार्टिकल विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द चार्ज बिकॉज वो वानी में चले गए। चार्ज तो यही बना रहे हैं ना, Fe2 प्लस सल्फेट आयन, सब्सटेंस तो यही है। चार्ज बनाने में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट में तो करेंगे, वरना फिर इसमें और इसमें डिफरेंस कैसे करोगे? FeSO4 और FeSO4.7H2 वाले में डिफरेंस कैसे आएगा, उसमें तो करोगे। समझे? यस सर। बंद करो माइक अब, है ना। ये कौन सा रेडमी? रेडमी समझ में आ गया? रेडमी मेरी बात समझ में आ गया? अब लिखता भी नहीं है, समझ में आया कि नहीं है पता नहीं। चलो आगे बढ़े इससे, है ना। नेक्स्ट हेडिंग करोगे। Fe3O4 का बता दूंगा, अभी रुक जाओ। ओके बता दूंगा, अभी बता दूंगा ना। अरे यार तुम लोग विकास फिर पूछ रहे हो, विकास क्या हुआ तुमको? एलएम का एक विकास क्या हो गया? अनम्यूट कर लो यार, है ना। क्या पूछो, बोलो। क्या हुआ विकास, बोलो। सर एलम का ही बता दीजिए सर। अरे यार कितनी बार बताओ, एलम का मतलब तुम क्या चाहते हो, मतलब है कितनी बार पूछोगे? कितने सल्फेट है? 4 एक सल्फेट पे चार्ज कितना हो गया? -2। 4 पे कितना हो गया? सर वो बैलेंसी फैक्टर है ना सर, वो मैं ई पूछ रहा था, ई। हाँ तो वो ई बता दीजिए सर। हाँ बोलो, जल्दी बोलो ना यार, इतनी तेज क्यों? सर क्या पूछ रहा था? सर एलम का ई बता दीजिए सर, ई। एम एम बाय बैलेंसी फैक्टर, एम बाय बैलेंसी फैक्टर था ना सर, वो वाला। वो तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा ना एम बाई बैलेंसी फैक्टर में। ये तो अभी याद करो बस, अभी कुछ मत करो इसमें, है ना। अभी इसमें कोई वो डिस्कशन नहीं है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग करो आप लोग, बस अब नहीं डिस्कस करूंगा, है ना। नेक्स्ट हेडिंग करो। तो नेक्स्ट हेडिंग है वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन फॉर सॉल्ट। अब यहाँ पे नॉन हटा दो, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन फॉर द सॉल्ट का, ठीक है। और हम लोग किस में करने वाले हैं? रिएक्टिंग कंडीशन में करने वाले हैं, है ना। रिएक्टिंग कंडीशन में हम लोग सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर करने वाले हैं। और या एक और हेडिंग कर सकते हो इसका, वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर का जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगा, है ना। ओके नाउ, अरे रोहित बाबू यार क्या करें, रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है ना, ठीक है। कोई पूछता है तो बताना ही पड़ता है। जल्दी जल्दी पढ़ाऊं तो लेक्चर देख लो ना, वेबसाइट पे दे देता हूँ, वेबसाइट पे लेक्चर देख लो, बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा? यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर का जो डेफिनेशन है वो है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल या मोल, ठीक है। करेक्ट डेफिनेशन ये कि अपने को पर मोल करना चाहिए, लेकिन समझाते समय, पढ़ाते समय
पर मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा समझ में आता है पहले, क्योंकि पूरा काम मोल पे ही करते हैं तो हम लोग मोल से ही करेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, इस तरीके से, है ना, ये रहेगा। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, ये रहती है डेफिनेशन रहती है ना। इस पे अपन एक एग्जाम्पल करेंगे, और वो एग्जाम्पल ये है कि हम लोग FeSO4 का, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, सबको पता है। इसको क्या कर लो, इसको कर लो ऑक्सीडाइज, तो क्या हो जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस। फिर एक सल्फेट, है ना, ठीक है। तो अब एक काम करो, इनके निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो ये जो +2 में है ये कहां जाएगा, +3 में जाएगा, और फिर एक में +3 है, तो +2 से +3 में जा रहा है, तो यहां से यहां जब जाएगा, है ना, +2 से +3 में जाएगा, तो लगाओ टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना आएगा, यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बोलो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल कितना निकल के आने वाला है, 1 आ रहा है, वेरी गुड, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, M/1 आएगा। इससे पहले आपने अभी नॉन रिएक्टिंग कंडीशन पढ़ी थी, इससे पहले आपने नॉन रिएक्टिंग कंडीशन पढ़ी थी, वहां कितना आ रहा था वैलेंसी फैक्टर, वहां कितना आ गया था, 2 आ गया था। तो बदला कि नहीं बदला बोलो, क्या रिएक्टिंग कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर बदला या नहीं बदला, बदल गया, है ना। तो इसीलिए आपको जो है ना, आपको बदल जाएगा ना, ये देखते आएगा। चलो ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ आगे, इसको भी समझो कि यहाँ पर जो Fe2SO4 होल थ्राइस है, अगर मैं वापस जाना चाहता हूं, है ना, अगर मैं, अरे नरेश बस करे यार, कितना लिखेगा भाई, है ना, देख लिया मैंने, है ना। रिएक्टिंग और नॉन रिएक्टिंग का मतलब क्या है, रिएक्टिंग का मतलब यूं ही पड़ा हुआ है, रिएक्टिंग का मतलब यूं पड़ा हुआ, रिएक्ट नहीं कर रहा है, बस रखा हुआ है, ठीक है। रिएक्टिंग कब होगा, ये अपने आप जाएगा क्या यहाँ पे, क्या Fe2+ Fe3+ में अपने आप चला जाएगा, नहीं जाएगा, कोई ना कोई तो रिएक्ट करवा रहा होगा। जब रिएक्ट होगा तो पक्के से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, उस रिएक्शन के दौरान क्या करना है अपने को बताना है, समझ में आए, इस तरीके से रहेगा, ठीक है, ये रहने वाला है। ओके, ये क्या किया, तो ये आ गया ना। अब वापस आते हैं, अगर कोई कहता है कि यहां से यहां जाना है, ये तो ऑक्सीडेशन था, वापस जाना चाहते हैं रिडक्शन में, तो अगर आप रिडक्शन में वापस जाओगे, ऐसे जाना चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो। अब आपसे कहा जाए कि Fe2SO4 होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर बताओ, Fe2SO4 होल थ्राइस का वैलेंसी फैक्टर बताओ, तो यहां आप देखोगे +3 से कहां जा रहे हो, +2 में, कितने का चेंज आ रहा है, 1 का। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, लेकिन एक पार्टिकल में 2 Fe हैं, ध्यान रखना, Fe2SO4 होल थ्राइस में एक पार्टिकल में 2 Fe हैं। तो आप क्या करोगे, चेंज इन, डेल्टा का मतलब चेंज है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो पर मॉलिक्यूल करोगे कितना आ जाएगा, 1 × 2 करके 2 आएगा। ये समझ में आया, कितनों को समझ में आ गया, ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो, नहीं आया, फिर से देखो, यहाँ पे जो आपके पास Fe एटम है, Fe एटम है ना, ये जो Fe एटम है, आपके पास कितने Fe एटम, जिनको नहीं समझ में आया बताएं, 2 Fe एटम है या नहीं है बोलो, 2 Fe एटम है, और दोनों पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +3, ठीक है, दोनों पे +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। हाँ, अब इन दोनों को कहां भेजना है, इन दोनों को +2 में भेजना है,
तो एक का चेंज इसके लिए आएगा और एक का चेंज इसके लिए आएगा, उसका आपको क्या करना है, टोटल चेंज करना है। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना आएगा, है ना। H2O का वैलेंसी फैक्टर मैं बता दूंगा, अभी रुक जाओ, है ना। H2O का मैं वैलेंसी फैक्टर बता दूंगा, बाद में बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, है ना। नहीं नहीं, 6 - 2 कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 - 2 जैसा कुछ नहीं, इसका सेपरेट, इसका सेपरेट, अलग अलग आएगा। जब इस पे काम करोगे तो इस पे, जब इस पे काम करोगे तो इस पे, है ना, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2 आएगा। जबकि नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में कितना आ रहा था, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में क्या आ रहा था, है ना, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में 6 आ रहा था, है ना, नॉन रिएक्टिंग कंडीशन में 6 आ रहा था। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। नहीं, रिडक्शन ऐसा कुछ भी नहीं कि रिडक्शन के लिए आप अपोजिट डेफिनेशन यूज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि चाहे वो ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो, दोनों के केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो होता ही होता है ना। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो होता ही होता है। इसलिए क्या होगा, इसलिए यहां पर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल आया हुआ है ना, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल आया हुआ है ना, इस तरीके से। तो ये चेंज तो होता ही होता है, मतलब ये आया ही आया है ना, इस तरीके से। ठीक है, डन। चलो यही तक रखते हैं, इसके बाद क्या है, फिर इस एग्जाम्पल लेंगे ना, तो है ना, फिर पूरा ही जाएगा। नेक्स्ट क्लास में लेते हैं इसके बाद का एग्जाम्पल। ओके, चलो आप लोग, है ना, डन डन डन। आगे आप एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 आप अटेंड करिएगा, पूरा हम लोग करेंगे, है ना। सर हाँ, सर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कराएंगे तो सर जो इसका जो ऑक्सीडेशन वो वैलेंसी फैक्टर वही होगा ना सर, 1 मतलब एटम का देखा जाएगा तो 1 और मॉलिक्यूल का, पर मॉलिक्यूल का देखा जाएगा तो 2। हाँ, या तो एटम का, ऑक्सीडेशन हाँ, कराएं अगर या वो रिडक्शन। Fe एटम का कहता है तब तो आप 1 ही बताओगे, यस सर। और पर मॉलिक्यूल के अंदर है तो पूरा पूरे कंपाउंड का होगा, तो इस तरीके से होगा, है ना। यस सर। वेबसाइट मेंबरशिप क्या है, 399 है ना, शायद, आई थिंक इट इज 299 रुपीज का है ना। H2O का बता दूंगा, वैलेंसी फैक्टर बता दूंगा भाई। H2O का भी नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा जैसे तुम पूछ रहे हो, है ना। बता दूंगा H2O का वैलेंसी फैक्टर, परेशान मत हो, है ना। आत्मा तक समझ में आ जाएगा, है ना, आत्मा तक समझ में आ जाएगा तुमको वैलेंसी पूरा, है ना। ठीक है, ओके। वेबसाइट का नाम है केमिका डीएस सर केमिस्ट्री क्लासेस, है ना। यूट्यूब पे, किसी भी यूट्यूब पे देखना, किसी में भी जो भी वीडियो पड़े हुए हैं वहां से आप किसी भी लिंक से जा सकते हो, है ना। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय। केशव काबरा, क्या हुआ, बोलो। हाँ, तुम लोग जा सकते हो, जिनको जाना है लीव कर सकते हैं। सर मैं कह रहा था कि माइक बंद कर। हाँ, सर मैं कह रहा था कि वो है ना, इसमें भी साथ साथ होमवर्क दे दो तो सही रहेगा सर। एक साथ बहुत सारा हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है सर। क्या होमवर्क सर। होमवर्क ऐसे ही चलेगा, एक चैप्टर पिछले, मतलब जो करंट टॉपिक चलेगा और उसके पिछले टॉपिक का डिस्कशन चलेगा, ऐसे ही चलेगा सर आप उसका। दे दो, बस हम कर लेंगे सर, डिस्कस बाद में कर लेना सर। अच्छा, ऐसा कर लूं, है ना। हाँ सर। हाँ, ये कर सकता हूँ, दे दूंगा, डिस्कस नहीं करूंगा, दे तो दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो उससे लोड कम हो जाएगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा कहाँ से कहाँ तक कर लो। ठीक है, ये बता दूंगा। ठीक है, ओके। टेलीग्राम पे चैट ओपन कर दो, 1 घंटे के लिए ओपन करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, है ना। ठीक है, एक फिक्स टाइम कर दूंगा, उस टाइम में कर सकते हैं आप, उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है।